नमो नमः। मम नाम योगेन्द्र भार्गवः। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य भोपालपरिसरस्य शिक्षाशास्त्रविद्याशाखायां शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षस्य छात्रस्मि। मम पञ्चम प्रश्नपत्रमस्ति हिन्दी शिक्षणं। हिन्दीशिक्षणे मम विषयः अस्ति हिन्दीभाषायाः उद्भवः विकासस्य। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ तथा उसकी विकास यात्रा जो रही वो कैसे हुई, इसके संबंध में हम कुछ जानते हैं। सर्वप्रथम हम आते हैं हिंदी भाषा का उद्भव। हिंदी भाषा का जो उद्भव है, भारत की शिक्षा पद्धति में हिंदी भाषा का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है। अभी तो कई राज्यों की अपनी स्वयं की मातृभाषा है, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, लेकिन हिंदी जो है वह राज्यभाषा के रूप में ग्रहण की गई है। हिंदी भाषा को कहीं मातृभाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, तो कहीं हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, तो कहीं हिंदी भाषा जो है उसको कहीं मात्र शिक्षा माध्यम के रूप में पढ़ाया जाता है कि जिससे शिक्षा का लोग बाग अनुकरण कर सकें, अपने जीवन में जो है हिंदी भाषा को सीख सकें, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वह राजकीय भाषा है। अब हिंदी भाषा जो है उसकी कुछ नज़र उसकी विकास यात्रा पे डालते हैं कि उसका विकास कैसे हुआ, वह कैसे उत्पन्न हुई और वह कैसे अपने आप में एक परिपक्व भाषा आज जो उभर के आ रही है हमारे आगे, हिंदी भाषा, वो किस प्रकार से हुई है। तो हिंदी साहित्य के इतिहासकार का आरंभ के अलग अलग तिथियों विद्वान द्वारा ग्रंथों में लिखित है। हिंदी अपने विकास पथ पर अग्रसर है। हिंदी की इस विकास यात्रा को मुख्य 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल 1950 से 1375 तक, मध्यकाल 1375 से 1700 ईस्वी तक, रीतिकाल 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल 1900 से जो अब तक आधुनिक भारत में चला आ रहा है। आदिकाल पे सर्वप्रथम हम बात करते हैं। आदिकाल में हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ उस संबंध में हम बात करें तो आदिकाल जो था वह वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता था। यह हिंदी भाषा का प्रारंभिक काल कहा जाता था। आदिकाल में हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से होना आरंभ हुआ। कुछ हिंदी भाषा के जो उस समय के जो कवि रहे जिन्होंने इसके विकास में अपना योगदान दिया, जैसे रामचंद्र बरदाई, नरपति नैत्य, विद्यापति इत्यादि जो कवि रहे, इन्होंने हिंदी भाषा का विकास में सहयोग प्रदान किया। अब हम आते हैं आगे मध्यकाल या भक्ति काल। तो इसको भक्ति काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आधुनिक ग्रंथ जो भारत के भक्ति ग्रंथ जैसे रामायण, रामचरितमानस इत्यादि की यहाँ पर क्या हुआ, रचनाएं हुई। जैसे इस काल में कवि तुलसीदास जी आए और कबीर आए इत्यादि जो सनातन धर्म से संबंधित थे वो इस काल में आए। उन्होंने जो है तो इस काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में इतने हिंदी को लेकर साहित्य में, हिंदी में, संस्कृत में इतनी रचनाएं हुई हैं जिसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता, इसलिए इस को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तथा साहित्य दोनों, हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। भाषा तथा साहित्य दोनों दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। तुलसीदास जी की रामचरित को ले लीजिए आप, उन्होंने रामचरितमानस को कहा जाता है कि रामचरितमानस की जो रचना हुई है वो मध्यकाल में हुई है, जिसको भक्ति काल कहा जाता है। अब हम आते हैं मध्यकाल या रीतिकाल पर। 1775 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इस रीतिकाल को माना जाता है। लगभग मध्यकाल के संबंधित कार्य इस काल में भी हुए हैं। इसके अतिरिक्त नीति, नियम, कानून इत्यादि कार्यों पर ज़्यादा अत्यधिक बल दिया गया है। इस काल में आते आते हुए हिंदी में जो भी ट्रांसलेट करके इंग्लिश में जो भी हमारा इंग्लिश या उर्दू भाषा में जो भी थे उनको ट्रांसलेट करके हिंदी में लाया गया, और जो नियम, कानून इत्यादि की रचना जो हुई वो सब इस काल में हमारे हिंदी में हुई है। इसके बाद आधुनिक काल में आप जैसे कि समझ रहे हैं कि आधुनिक वर्तमान समय 1900 से लेकर अभी तक,
इस काल में जो है तो हिंदी भाषा का बहुत विकास हो रहा है और अत्यधिक विकास के पथ पर ये अग्रसर है। हिंदी को जो है तो इस समय हिंदी भाषा जो है तो खड़ी बोली आधुनिक भाषा का विकास हो रहा है। इसमें हिंदी जो है खड़ी बोली तथा संस्कृत से सही मिलकर ये और अग्र अग्र पथ पर है। फारसी भाषा का भी इसमें समावेश है, थोड़ी उर्दू भी है हिंदी भाषा के अंतर्गत। तो इन सबको मिलाकर हिंदी भाषा का जो है अत्यधिक वर्चस्व किया जा रहा है। नमस्कार।